यहां ठेके खुले रहे। रात 11 से 12 बजे तक खुले नजर आ रहे ठेके। खुलेआम ठेकों पर शराब की बिक्री हो रही है। आबकारी विभाग पूरी तरह से मौन नजर आ रहा है। किराने की दुकानों में भी शराब बेची जा रही है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई। भीनवाल कस्बे और ग्रामीण इलाके में सबसे खराब स्थिति बनी हुई है। तो जालौर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां शराब माफिया जमकर शराब बेच रहे हैं और जो नियम है, आदेश है, उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कई जगह रात 8 बजे के बाद ठेके खुले और रात के 11-12 बजे तक जो हैं वो ठेके खुले नजर आ रहे हैं। भरत राज पुरोहित हमारे सहयोगी जालौर से जुड़े हैं। भरत, शराब माफियाओं के हौसले जालौर में लगातार बुलंद हैं। यहां ठेके जो हैं वो देर रात तक 11-12 बजे तक खुले हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जालौर जिले के भीनमाल कस्बे, भीनमाल, रानीवाड़ा, चाचोर, जालोर, सचोर, साइला और कई कस्बे ऐसे हैं जो कि 8 के बाद भी शराब माफियाओं का जो ठाट रहता है वो जारी है। हालांकि त्योहारों की सीजन की बात करें तो अक्सर 11 से 12 बजे तक जो शराब के ठेके हैं वो अक्सर खुले रहते हैं, जिसको लेकर आसपास के कई जो ग्रामीण हैं, गाँवों में बचने वाले हैं, शहरों में बचने वाले, वो लगातार पिछले लंबे समय से परेशान है। लेकिन आबकारी जो विभाग है वो बेसुध है। कहीं न कहीं साठगांठ देखी जा रही है। कई लोगों ने आबकारी विभाग पर आरोप भी लगाया हुआ है कि 8 के बाद भी 12 बजे तक रात्रि को शराब के ठेके जो है शुरू रहते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन व आबकारी विभाग अब तक कार्रवाई में नाकाम रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भरत इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोधपुर से आपको खबर बताते हैं। जैसलमेर बस हादसे में बड़ा अपडेट मिल रहा है। एक और युवक की इस हादसे में मौत हो गई है। मृतकों की संख्या 26 हो गई है। आपको बता दें कि ओमाराम, जो कि लाठी के रहने वाले थे, उनकी इस हादसे में ये झुलसे थे। अब इनकी मौत हो गई। महात्मा गांधी अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था। वहां अधीक्षक फतेह सिंह भाटी ने इनकी मौत की पुष्टि की है। तो आपको बता दें कि जैसलमेर में जो बस हादसा हुआ था उससे जुड़ा हुआ एक अपडेट, एक और युवक की इसमें मौत हो गई है। अब आंकड़ा जो है वो 26 पहुंच गया है। मृतकों की संख्या 26 हो चुकी है। लाठी निवासी ओमाराम है, उनकी मौत हो गई है। तो बड़ी खबर आपको जोधपुर से बता रहे हैं। जैसलमेर बस हादसे से जुड़ी हुई एक और युवक की दर्दनाक मौत इस हादसे में हो गई है। 26 मृतकों का आंकड़ा यहां पर पहुंच गया। इसको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बुरी तरह से ये शख्स जो है झुलसा था। उधर जैसलमेर के शिव रोड क्षेत्र में पटाखों से आग लग गई। सोनार दुर्ग के परकोटे की घास में आग लगी है। पटाखों से लगी आग फैलने से हड़कंप मच गया। राहगीरों की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। 20 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। तो जैसलमेर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां शिव रोड क्षेत्र में पटाखों के चलते सोनार दुर्ग के परकोटे की घास में आग लग गई। ये तस्वीरें देखिए आप, कितनी भयंकर आग यहां पर लगी है। सोनार दुर्ग का ये परकोटा है जिसकी घास में आग लग गई और आसपास के क्षेत्र में ये किस तरह से आग फैली हुई है। पटाखों से ये लगी आग जो है, जिसके बाद यहां पर आसपास दहशत का माहौल था। 20 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद यहां पर इस आग पर काबू पाया गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आपको एनडीटीवी पर दिखा रहे हैं, जहां जैसलमेर में सोनार दुर्ग के परकोटे में घास में आग लग गई थी। श्रीकांत हमारे सहयोगी जैसलमेर से हमारे साथ जुड़े हैं। श्रीकांत, शिव रोड क्षेत्र में पटाखों से सोनार दुर्ग के परकोटे में आग लग गई थी और ये आग, तस्वीरें बता रही कितनी भयंकर थी। हालांकि काबू पा लिया। क्या कोई नुकसान हुआ इससे? देखिए, जैसलमेर का जो सोनार दुर्ग है उसके चारों तरफ जो परकोटा बना है, जो तलहटी है, उस चारों तरफ के रिंग रोड इलाका, जो शिव रोड इलाका है, वहाँ पर घास जो है वो बारिश में उगती है और बाद में सूख जाती है। तो जो घास थी उसके सूखने के बाद लोगों ने जब फटाखे छोड़े तो कई स्काई शॉट्स वहाँ आकर लगे और अचानक आग लग गई। करीब आग लगने के बाद लोगों ने जो है वो चंद मिनटों में देखा कि जो बिजली के वायर थे उनमें आग पकड़ ली। उसके बाद बिजली से जो है लाइट कटवाई गई और फायर ब्रिगेड ने 20 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत आप इसकी जानकारी के लिए।
आगे बढ़ते हैं, जयपुर से आपको खबर बताते हैं, जहां आग का तांडव देखने को मिला है। वैशाली नगर इलाके में घर में आग लग गई है। कांस्टेबल ने मकान में फंसे लोगों को बाहर निकाला है, अपनी जान हथेली पर रखकर यहां पर इस कांस्टेबल ने लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। तो वैशाली नगर इलाके में जयपुर के आग लग गई एक मकान में और कुछ लोग अंदर फंसे थे। कांस्टेबल ने मौके पर घर में जाकर अपनी जान हथेली पर रखकर इन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको वैशाली नगर से बता रहे हैं, जहां एक इलाके में घर में आग लग जाती है, जिसके बाद कुछ लोग अंदर फंस जाते हैं और कांस्टेबल ने उन लोगों की जान बचाई है। उधर बांसवाड़ा में पत्थर ब्लास्टिंग के दौरान हादसा हो गया। ब्लास्टिंग के दौरान विस्फोट में एक मजदूर जख्मी हो गया। मजदूर की हथेली के चीथड़े उड़ गए हैं। गंभीर हालत में एमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आनंदपुरी थाना क्षेत्र के परवाली गांव की यह घटना है। तो बांसवाड़ा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पत्थर ब्लास्टिंग के दौरान हादसा हो गया, मजदूर जख्मी हो गया, हथेली के चीथड़े उड़ गए, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कजाकिस्तान में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे राजस्थान के लाल राहुल के परिजनों की आखिरकार पुकार सुन ली गई है और उनका बेटा वापस देश लौट आया है। एयर एम्बुलेंस से राहुल को भारत वापस लाया गया है, जिसके बाद जहां एक और परिजन खुश हैं, तो वहीं उन्हें अब इंतजार है कि वो अपने लाल की आंखें खुलने का इंतजार। कजाकिस्तान टू हिंदुस्तान, राहुल के परिजनों की पूरी हुई आस। 12 दिन से कर रहा मौत से जंग, अब मिला परिजनों का संग। चार्टर्ड प्लेन, एम्बुलेंस और स्ट्रेचर पर लेटा हुआ मरीज और अफरा तफरी का माहौल। ये ना तो किसी नेता का बेटा है, ना ही किसी अधिकारी का पुत्र। बल्कि ये हम और आप में से ही एक युवक है जो विदेश पढ़ने गया था, लेकिन वहाँ एकाएक उसकी तबीयत बिगड़ गई और ब्रेन हैमरेज हो गया, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखना पड़ा। परिजनों ने सरकार से गुहार लगाई कि उसे वापस लाकर देश में ही दिखाया जाए और सरकार ने भी सुनवाई की और युवक को वापस लाकर एसएमएस में भर्ती करवाया। ये एमबीबीएस कर रहे थे और चार साल हो गए थे पूरे, आखिरी फाइनल ईयर में है ये। तो वहीं अचानक ही मतलब थोड़ा सा उल्टी हुई, उनको भर्ती कराया। हाँ, भर्ती कराया, बच्चों ने भर्ती कराया वहाँ। फिर उन्हें बीच में से एक रीढ़ में हड्डी का कोई पानी लिया। पानी लेने के बाद में ये होश बिल्कुल चला गया, फिर बेहोश हो गया। रात तक ये बेहोश है, 8 तारीख से लेकर के अभी तक बेहोश है। हम तो ये सोचे भाई वहाँ तो कोई इलाज है नहीं, जल्द से जल्द यहीं लाओ ताकि इलाज हो पाए। बढ़िया सी 7 बहन है, उसके इकलौता भाई है, इसलिए खूब प्रयास किया हमने। घर पे सबको पता है? घर पे नहीं, पिताजी को पता नहीं है, उनको थोड़ा लकवा आ गया ना, तो इसलिए। तो लकवा कब आया? अभी इसी घर में नहीं, 2-3 महीने हो गए। अच्छा, तो उस टाइम उनको लकवा आ गया। हाँ, माता जी को पता है राहुल की? माता को तो पता है, वह बीमार हो रहा है, ऐसे नहीं है, वह ज़्यादा सीरियस हो रहा है। दरअसल कजाकिस्तान में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे राजस्थान के शाहपुरा के एमबीबीएस स्टूडेंट राहुल घुसलिया को एयर एम्बुलेंस के जरिए जयपुर लाया गया। देर रात जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद उन्हें एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 5 सदस्यीय मेडिकल टीम उनके इलाज में लगी हुई है। मैं भी यहीं था जब हमने उनको रिसीव किया। एक स्टूडेंट थे, मेडिकल स्टूडेंट, वहाँ पढ़ने गए थे, वहाँ उनको हैमरेज हो गया। उसके बाद उनको कोमेटोज्ड हैं, वेंटिलेटर पर हैं और ब्लड प्रेशर सपोर्ट पर भी था। उनको यहाँ लेके आए, कल हमने उनको आईसीयू में लिया है और हमने डॉक्टर्स की टीम बना दी है, इसमें न्यूरोसर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट, फिजिशियंस, सभी तरह के डॉक्टर्स हैं और हम पूरी भरसक प्रयत्न करेंगे उनको ठीक करने का, बट थोड़ा क्रिटिकल है। राहुल के बारे में बात की जाए तो शाहपुरा के राहुल साल 2021 में कजाकिस्तान गए थे। कजाकिस्तान के करागांडा मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे। 8 अक्टूबर को लाइब्रेरी में पढ़ाई के दौरान अचानक उन्हें चक्कर आए, उन्हें उल्टियां हुई और हालत बिगड़ गई। जांच में ब्रेन हैमरेज की पुष्टि हुई, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखना पड़ा। परिजनों ने सरकार से वापस लाने की गुहार लगाई, जिसके बाद विदेश मंत्रालय ने हस्तक्षेप कर राहुल को एयरलिफ्ट कराया। फिलहाल एसएमएस अस्पताल में भर्ती राहुल की हालत स्थिर बनी हुई है। डॉक्टर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
परिजन भी अपने लाल की वापसी से राहत महसूस कर रहे हैं। अब उन्हें बस उस पल का इंतजार है जब राहुल अपनी आंखें खोलेगा और खुद को अपनों के बीच पाएगा। 5 डॉक्टर्स की टीम है जिसके द्वारा राहुल का इलाज किया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से जो शाहपुरा के जो विधायक हैं उन्होंने भी जो है मुख्यमंत्री को इसके बारे में सूचना दी थी और उसके बाद मुख्यमंत्री ने संवेदना दिखाते हुए तुरंत प्रभाव से जो है एयरलिफ्ट करने की यहाँ पर जो परिजनों के द्वारा मांग की जा रही थी उसको जो है गंभीरता से लिया और तुरंत प्रभाव से राहुल को यहाँ पर इंडिया लाया गया। सहयोगी जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी। दीपावली पर पटाखों और आतिशबाजी का ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन त्योहार के इस आतिशबाजी वाले जश्न ने कई घरों में नींद और चैन छीन लिया। देश से लेकर प्रदेश तक सांस के मरीजों की सांसों पर संकट खड़ा कर दिया। पटाखों से बैन हटा, हवा में जमकर जहर घुला, दिवाली पर जमकर आतिशबाजी, लोगों की सांस की बढ़ी परेशानी, हवा में घुली जहरीली चादर, पटाखों के प्रदूषण ने किया जीना दुभर। दीपों के पर्व दीपावली पर पटाखों से बैन क्या हटाया गया, सारे रिकॉर्ड टूट गए। सुप्रीम कोर्ट की आतिशबाजी की अनुमति के बाद लोगों ने इस दीपावली जमकर पटाखे फोड़े और आतिशबाजी की, जिसके चलते पूरा देश धुएं की चादर से अट गया। खासकर शहरों में हालात बेहद खराब हो गए। राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रहा, जहां पटाखों से निकले जहरीले कणों ने अलग अलग शहरों की आबो हवा बदल दी और एयर क्वालिटी बेहद खराब कैटेगरी में जा पहुंची। क्या जयपुर, क्या अलवर, क्या जोधपुर और क्या बीकानेर, हर शहर का हाल लगभग एक जैसा नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं ये इमरजेंसी ओपीडी की तस्वीरें हैं। यहाँ पे जो मरीज हैं वो लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं और आप देखिए कि एक और तस्वीर है, ये दूसरे मरीज हैं जिनके जो है अभी डॉक्टर्स के द्वारा जो है उन्हें ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। क्या दिक्कत हुई आपको? सांस लेने में दिक्कत। सांस लेने में दिक्कत हुई? क्या अभी डॉक्टर ने क्या बोला है? बाप लगानी पड़ेगी। वहीं इस प्रदूषण और आतिशबाजी का प्रतिकूल असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ा, जहां पटाखों से निकलने वाले सूक्ष्म कणों से अस्थमा के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। तो ये पॉल्यूशन बढ़ने से डेफिनेटली जो उनको रेस्पिरेटरी डिजीजेज हैं उनको प्रॉब्लम होती है। तो मैं आप सब लोगों को यही कहना चाहूँगा कि जो लोग जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है उनको बाहर उस समय नहीं निकलना चाहिए जब पॉल्यूशन ज़्यादा हो, और या फिर मास्क लगा के निकलें। मास्क लगा के केसेस कितने आए हैं? केसेस अस्थमा के मतलब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के केसेस डेफिनेटली बढ़ते हैं। जो भी ट्रेंड है उससे 20-30% ज़्यादा लोग बढ़ जाते हैं। तो आज तो अगर छुट्टी का सा दिन है, बीच में एक दिन है, तो ओपीडी आज तो बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, लेकिन जो रूटीन इमरजेंसीज में आने वाले हैं उनका नंबर डेफिनेटली बढ़ता है। यही हाल प्रदेश के बाकी जगह के अस्पतालों का भी रहा, जहां सांस की बीमारी के मरीजों के लिए पटाखे आफत बनकर आए और लोग बचाव के लिए अस्पताल पहुंचे। फिलहाल 1-2 दिन लोगों को राहत मिलने की उम्मीद कम ही है, क्योंकि प्रदूषण का स्तर बेहद गंभीर लेवल पर पहुंच गया है, जिसे फिर से नॉर्मल होने में समय लगेगा। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो पटाखों के शोर और प्रदूषण ने एक बार फिर लोगों की सांसों पर संकट खड़ा कर दिया है और फिर से त्योहार पर कई घरों की खुशियों पर ग्रहण लग गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान। राजस्थान के गिलोट में देश का अत्याधुनिक ई बस प्लांट लगेगा। इसके लिए सरकार ने पीएमआई मोबिलिटी सॉल्यूशन को 65 एकड़ जमीन भी आवंटित कर दी है। पीएमआई कंपनी के एमडी सतीश जैन और सीईओ आंचल जैन ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से अपनी टीम के साथ मुलाकात की। इस दौरान रीको के चेयरमैन और सीएम के एसीएस शिखर अग्रवाल भी मौजूद रहे। पीएमआई की टीम ने मुख्यमंत्री को भरोसा दिलाया है कि राजस्थान में बनने वाले प्लांट पर वो जल्द से जल्द काम शुरू करेंगे और अगली दीपावली तक यहां से पहली बस बनकर तैयार हो जाएगी। पीएमआई की सीईओ आंचल जैन ने कहा कि ई बसें भविष्य के नजरिए से पोल्यूशन का बड़ा सॉल्यूशन होगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान में लगने वाला ये प्लांट न सिर्फ पर्यावरण में मददगार होगा, बल्कि राजस्थान के लोगों के लिए रोजगार सृजन और प्रदेश की इकोनॉमी को भी बढ़ाने वाला होगा। सीईओ आंचल जैन से बात की है एनडीटीवी के संवाददाता शशि मोहन ने, सुनिए।
त्योहारी मौसम में हर तरफ खुशियां बिखरती दिख रही हैं, लेकिन प्रदूषण भी एक बड़ी समस्या है। क्या इसका समाधान है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं PMI मोबिलिटी सॉल्यूशन की आंचल जैन, उनसे बात करते हैं। आंचल जी, पोल्यूशन के लिए आपको क्या समाधान दिखता है भविष्य में? तो देखिए, जो पोल्यूशन अगर हम कम करना चाहें, इसके लिए एक बहुत एक जो इफ़ेक्टिव सोल्यूशन है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अगर आप एक इलेक्ट्रिक बस चलाते हैं तो उससे पोल्यूशन जो CO2 इमिशन होता है वो काफ़ी सब्सटेंशियली रिड्यूस हो सकता है। तो इस कारण जैसे आप दिल्ली का एग्जांपल है, दिल्ली ने अब सारी आगे जितनी भी बसें दिल्ली में चलेंगी वो सारी केवल इलेक्ट्रिक ही चलेंगी, सारी CNG डीजल सब फेज़ आउट हो गई हैं। तो ये पोल्यूशन कम करने के बहुत मतलब एक गंभीर समस्या है। इसमें इलेक्ट्रिक बसें एक छोटा कंट्रीब्यूशन है, जिससे जो रोज़ का पोल्यूशन है जो शहरों में होता है वो काफ़ी कम किया जा सकता है। बीइंग ए इलेक्ट्रिक बस प्रोड्यूसर, आप लोगों की क्या प्लानिंग है आगे और राजस्थान में क्या स्कोप देखते हैं? तो अभी हम देश के दूसरे नंबर के इलेक्ट्रिक बस OEM है। हमारी लगभग 3000 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं देश में। इनफैक्ट हम पहले OEM थे जिसने 1000 इलेक्ट्रिक बसें बनाई थी इस देश में, और इस साल भी हमने सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसें बनाई हैं आज तक इस देश में। तो हम चाह रहे हैं कि ये मोमेंटम जो है हम कंटिन्यू करते रहें। इलेक्ट्रिक बस और ऑल इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल्स जैसे LCV हो गया, ट्रक हो गया, इनको और भारी मात्रा में बनाएं। अभी जो हमारा प्लांट है अब हमें छोटा पड़ रहा है, तो हमें चाहिए था कि एक बड़ी नई ज़मीन मिले जहां हम जो हमारी करंट प्रोडक्शन कैपेसिटी है 3000 बसों की, इनको 10,000 बसों तक, ट्रकों तक ले जा सके। तो हमने काफ़ी जगह, काफ़ी प्रांतों घूमे, काफ़ी जगह लैंड देखे, लेकिन फिर हमारा दिल आया राजस्थान की भूमि में, राजस्थान के लैंड पे, और हमने फिर रीको से मिले, उनसे बातचीत करी। हमें ऐसा एक लैंड चाहिए था जिससे हम हमारी एग्जिस्टिंग फैसिलिटी जो हरियाणा की है उसको भी इजीली अप्रोच कर सकें, दिल्ली के भी पास हो, उत्तर प्रदेश के भी पास हो, भिन्न भिन्न प्रांतों के पास हो। इसलिए राजस्थान एक बड़ी स्ट्रेटिजिकली सिचुएटेड जगह थी। दूसरा, जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हमें राजस्थान में मिली, उससे एक दिल खुश हो गया। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने तय कर लिया कि हम ज़मीन राजस्थान में ही लेंगे। और एक ग्रीनर टुमारो के लिए एक शुरुआत हुई है, और कहते हैं 1000 मील का सफ़र पहले कदम से ही होता है शुरू। तो ये शुरुआत हुई है। राजस्थान के गिलोट में नया प्लांट लगेगा जो पर्यावरण को तो मजबूत करेगा ही, साथ में प्रदेश की इकोनॉमी को ही मजबूत करेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी काम करेगा। सहयोगी कैमरा पर्सन निर्मल तिवारी के साथ शशि मोहन, NDTV जयपुर। अंता विधानसभा सीट पर चुनावी मुकाबला इस बार दिलचस्प हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के सामने अपने ही बागियों की चुनौती खड़ी होगी। नामांकन के साथ ही मुकाबला त्रिकोणीय नहीं बल्कि बहुकोणीय होता दिख रहा है। नामांकन के आखिरी दिन दोनों प्रमुख दलों के बागियों ने मैदान संभाल लिया। कौन किसका वोट काटेगा और किसके माथे सजेगा जीत का सेहरा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। अंता का रण नहीं आसान। अंता के रण में 21 दावेदार, नामांकन खत्म, मुकाबला भीषण, आखिरी दिन बदल गया प्लान। ये है अंता उपचुनाव में पार्टियों का समीकरण। मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में नहीं, दोनों दलों के बागियों ने संभाला है। भाजपा ने अपनी जमीनी स्तर के कार्यकर्ता 12 के वर्तमान प्रधान मोरपाल सुमन को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेता पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया को एक बार फिर इसी सीट से टिकट दिया है। इस सीट पर दोनों ही मुख्य दलों के बीच मुकाबला होता आया है, लेकिन इस बार बागी और निर्दलीय से इस सीट का समीकरण बिगड़ गया है। इस सीट पर कभी कांग्रेस से जुड़े हुए युवा नेता नरेश मीणा ने दावेदारी ठोक रखी है, तो वहीं आज नामांकन के अंतिम समय में भाजपा से 12 अटरू के पूर्व विधायक रहे रामपाल मेघवाल ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। अब आपको बताते हैं कि इनमें दिलचस्प क्या है। तो कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया वर्सेस कांग्रेस से बागी नरेश मीणा, बीजेपी से मोरपाल सुमन वर्सेस बीजेपी से बागी रामपाल मेघवाल। रामपाल मेघवाल के समर्थकों ने आतिशबाजी कर चुनावी समर का ऐलान किया, तो हलचल बीजेपी में बढ़ गई। कांग्रेस भी सीट का लेखा जोखा देखने लगी, लेकिन अब देखना होगा कि रामपाल मेघवाल कांग्रेस के परंपरागत वोटों में कितनी सेंधमारी करते हैं। तो वहीं बीजेपी को बड़ा नुकसान होने की संभावना है। रामपाल मेघवाल 2013 में 12 अटरू सीट से लगभग 20,000 वोटों से जीते थे। NDTV से बात करते हुए रामपाल मेघवाल ने कहा कि पार्टी से उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हर बार उनका टिकट काटा गया। एक फॉर्म तो मैंने उस दिन भरा था शनिवार को, लेकिन आज भी मेरा मुहूर्त था, तो मैंने आज भी पार्टी के आदेशों की पालना की फॉर्म डाला है। कितने फॉर्म हो गया है?
मेरे 4 फॉर्म हो गए। 3 दिन से जनता के बीच जा रहे हो, जनता का क्या मूड दिख रहा है आपको? मोरपाल सुमन चुनाव नहीं लड़ रहा, आम जनता चुनाव लड़ रही है। पूरी अंता विधानसभा की जनता चुनाव लड़ रही है। मैंने हमेशा जो एक जनप्रतिनिधि का नैतिक दायित्व और नैतिक धर्म होता है, क्षेत्र में विकास, क्षेत्र में सामाजिक सेवा के कार्य और क्षेत्र में धार्मिक कार्य, इन तीनों दायित्वों को पूरी ईमानदारी से मैंने निर्वाह किया है। बीजेपी के प्रत्याशी की जो बात की, ये उनका व्यक्तिगत पार्टी का मामला है, और अन्य आपने प्रत्याशियों की बात की तो ये लोग वह हैं जो बीजेपी का टूल बन के काम कर रहे हैं। मुझे किसी से गिला शिकवा नहीं है, न मैं किसी व्यक्ति विशेष को मतलब वो चैलेंज करके कहीं नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं तो मेरे विवेक से स्वतंत्र होके जो मुझे दिख रहा है, दलित, शोषित, प्रताड़ित, तो एक पीड़ा होती है दिल में, और उस पीड़ा को मैं मेरी आखिरी सीमा से मैं सहन नहीं कर पाया। मैं चाहता हूँ दलित नहीं, उदित हैं, चलित हैं, वो चलेंगे। नामांकन भर दिया है। मेरे साथ मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरी पत्नी और मेरे बच्चों के साथ मैंने अंता उपचुनाव के लिए नामांकन भरा है। मेरा चुनाव भ्रष्टाचार के खिलाफ है। मेरा चुनाव आमजन की समस्याओं के लिए लड़ाई लड़ने का मेरा चुनाव है। मेरा चुनाव इंकलाब के नारे के साथ है। मेरा चुनाव भगत सिंह की सोच के साथ है। मेरा चुनाव धर्मनिरपेक्ष समाजवाद की राजनीति स्थापित करने का चुनाव है, और मुझे भरोसा है कि यहाँ की जनता, अंता का सर्व समाज इस बेटे नरेश मीणा को आशीर्वाद देगा। बात करें इस सीट की तो इस विधानसभा में कुल 2,27,563 मतदाता हैं, जिनमें से 1,16,405 पुरुष मतदाता और 1,11,154 महिला मतदाता हैं। साथ ही 4 वोटर थर्ड जेंडर के भी हैं। जिले में कुल 268 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जहां मतदाता अपने मतदान का प्रयोग कर सकेंगे। पहले कांग्रेस के टिकट बंटवारे से नाराज होकर नरेश मीणा ने निर्दलीय के तौर पर पर्चा भरा, तो बीजेपी से असंतुष्ट कार्यकर्ता और पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल भी आखिरी दिन मंगलवार को पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए तैयार बैठे दिखे। अंता के इतिहास की बात करें तो 2023 में बीजेपी के कंवरलाल मीणा ने कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया को 5,861 मतों के अंतर से हराया। 2018 में कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया ने बीजेपी के प्रभुलाल सैनी को 34,063 वोटों से हराया। 2013 में बीजेपी के प्रभुलाल सैनी ने कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया को 3,399 वोटों के अंतर से हराया। 2008 में कांग्रेस के प्रमोद कुमार ने बीजेपी के रघुवीर सिंह कौशल को 29,668 वोटों के अंतर से हराया। अब कंवरलाल मीणा की विधायकी निरस्त हो जाने के बाद देखना होगा कि ये सीट फिर से भाजपा के पास आती है या फिर कांग्रेस या फिर कोई दूसरे इस सीट पर बाजी मारता है। दोनों बागियों के मैदान में उतरने से समीकरण बिगड़ गए हैं। जो वोट परंपरागत रूप से कांग्रेस या बीजेपी को मिलते रहे, अब उनमें सेंध लगने की पूरी संभावना है। पार्टी के अपने नेता जब विरोध पर उतर आए तो जीत का रास्ता आसान नहीं रहता। 12 से ब्रिजेश कुमार पारिता की रिपोर्ट, NDTV राजस्थान के लिए।